नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के मेंस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला के ऊपर है। यूपीपीसीएस पिछले 2 साल से लगातार 2018 के पेपर में और 2019 के पेपर में हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला से क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी भी लगातार इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आज की क्लास आप लोग लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से हमें जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन मूर्तियों को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है पाषाण और सेल खड़ी निर्मित मूर्तियां। दूसरी जो मूर्तियां हैं दोस्तों वो धातु निर्मित हैं। और थर्ड मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। तो दोस्तों, जो पाषाण एवं सेल खड़ी से निर्मित मूर्तियां हैं वो हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो हम लोगों को मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो अधिकांश मूर्तियां सेल खड़ी की बनी हुई हैं, जबकि हड़प्पा से हमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो पाषाण की द्वारा बनी हुई मूर्तियां हैं। यदि हम उन मूर्तियों के विषय में देखें तो हड़प्पा से हमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो की तुलना में ज्यादा उत्कृष्ट हैं, यानी अच्छी हैं। दोस्तों, ये जो पाषाण निर्मित मूर्तियां थी, ये मूर्तियां लाल रंग के बलुआ पत्थर की बनी हुई है। यानी हड़प्पा सभ्यता में पाषाण निर्मित मूर्तियों में लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, ये जो मूर्तियां हैं ये अधिकांश मूर्तियां हमें स्त्री या नारी की प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ ये मूर्तियां कई पालतू पशुओं की हम लोगों को मिली हैं। तो दोस्तों, जो पाषाण निर्मित मूर्तियां हैं उनमें लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से धातु निर्मित मूर्तियां भी हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, यानी धातुओं की बनी हुई मूर्तियां। और दोस्तों, धातुओं की मूर्तियों में भी अधिकांश मूर्तियां हमें कांसे एवं तांबे की बनी हुई है। यानी हमें जो मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से वो या तो कांसे की बनी हुई है या तांबे की बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कहीं कहीं से हम लोगों को चांदी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो नगर से एक कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, उस मूर्ति को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो जो धातु से निर्मित मूर्तियां थी उनमें कांसे का प्रयोग होता था, तांबे का प्रयोग होता था और कहीं कहीं से हम लोगों को चांदी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, ये जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो हमको चन्नूदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। दोस्तों, चन्नूदड़ो में तो मूर्तियां बनाने के कारखाने भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो चन्नूदड़ो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था और वहां से मूर्तियां बनाने के कारखाने भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो दूसरी मूर्ति थी वो धातु की थी। इसके अलावा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी हम लोगों को मिली हैं। इन मूर्तियों में अधिकांश मूर्तियां स्त्री की या नारी की हैं। दोस्तों, इन मूर्तियों को बनाने में लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग किया गया है।
और एक चीज और है दोस्तों, ये जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हम लोगों को मिली हैं, ये हस्त निर्मित हैं। हस्त निर्मित का मतलब है कि हाथ से बनाई हुई लाल रंग की मिट्टी की मूर्तियां हमको प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, एक और इन मूर्तियों की विशेषता है कि ये जो अधिकांश मूर्तियां हमें मिट्टी की बनी हुई मिली हैं, वो अधिकांशतः नग्न अवस्था में है। यानी स्त्रियों की मूर्तियां भी आपको नग्न अवस्था में प्राप्त होती हैं, मिट्टी की बनी हुई। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला। तो मैंने आपको भी ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां थी वो 3 तरह की प्राप्त हुई हैं, पाषाण और सेलखड़ी की बनी हुई हैं प्राप्त हुई हैं, और मिट्टी की बनी हुई हैं। धातुओं की अधिकांश मूर्तियां कांसे और तांबे की बनी हुई थी। मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियां थी उसमें लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, हस्त निर्मित हैं, और उसके साथ साथ नग्न अवस्था में वो मूर्तियां बनाई गई हैं। जबकि पाषाण में लाल रंग के बलुआ पत्थर का अधिकांशतः प्रयोग किया गया है। लाल रंग के बलुआ पत्थर के अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको बताया सेल खड़ी का भी प्रयोग मूर्तियों को बनाने में किया गया है, और सेल खड़ी से बनी हुई मूर्तियां हम लोगों को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। जबकि हड़प्पा से जो मूर्तियां हम लोगों को मिली हैं वो पाषाण निर्मित हैं, और मोहनजोदड़ो की तुलना में हड़प्पा की जो मूर्तियां हैं वो अधिकांशतः उत्कृष्ट हैं। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के ऊपर। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का समाज किस तरह का था, समाज में क्या प्रथाएं थीं, सामाजिक कार्य हड़प्पा सभ्यता के लोगों के क्या थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अगर हम समाज को देखें या हम उसको पढ़ें तो कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आपके मेंस में एग्जाम में लिखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको पॉइंट बना करके एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता के समाज की, वो ये थी कि जो समाज का आधार था वो परिवार था। जैसे आज आप लोग अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारी सोसाइटी में भी समाज का जो सबसे छोटा आधार है वो परिवार है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का भी जो समाज था उसका आधार परिवार था। यानी समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। दोस्तों, आज अगर हम लोग देखें तो हमारी समाज में जो परिवार है उसका मुखिया या तो पिता होता है या बड़ा भाई होता है अधिकांशतः। यानी आज का जो हमारा समाज है वो पितृ प्रधान है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में अगर हम देखें तो संपूर्ण हड़प्पाई स्थल से हम लोगों को स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और इसी वजह से इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था या जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। यानी समाज का जो परिवार था या परिवार का जो मुखिया होता था वो मां होती थी। तो दोस्तों, सबसे पहली विशेषता हड़प्पा सभ्यता के समाज की यही है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। दूसरी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो समाज था वो कई वर्गों में विभाजित था। दोस्तों, समाज विद्वान, व्यापारी और किसान में विभाजित था। जैसे आज आप लोग देखो तो हमारा समाज कई वर्गों में विभाजित होता है, उसी तरीके से हड़प्पाई जो समाज था वो भी कई वर्गों में विभाजित था। कैसे कह सकते हैं दोस्तों इस बात को कि समाज कई वर्गों में विभाजित था? तो जब आप हड़प्पाई स्थलों को देखेंगे, उनके मकानों को देखेंगे तो मकान का आकार कोई बड़ा कोई छोटा इस तरीके का है।
इसका मतलब समाज में कई वर्ग रहे होंगे, इस कारण मकान के आकार भी छोटे या बड़े थे। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अमीर वर्ग और निर्धन वर्ग दो वर्ग भी रहे होंगे। अमीर वर्ग जिनका मकान बड़ा हुआ करता था, निर्धन वर्ग जिनका मकान छोटा हुआ करता था। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनको देखने के बाद कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कई वर्गों में विभाजित था और इनमें मुख्यतः थे विद्वान, व्यापारी और किसान थे। दोस्तों जो विद्वान थे वो पुरोहित वर्ग से आते थे। एक पुरोहित की मूर्ति भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो समाज की यानी जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी दूसरी विशेषता समाज कई वर्गों में क्या था, विभाजित था। एक बात और दोस्तों, मैंने भी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे वो विभिन्न आकार के हमको प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हमने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में कोई अमीर था और कोई गरीब था, यानी अमीर और गरीब दो वर्ग भी हुआ करते थे। और कार्य के आधार पर देखें तो समाज विद्वान, व्यापारी और किसान में विभाजित था। लेकिन एक चीज और दिखाई देती है कि नगरों में बड़ा मकान और छोटा मकान दोनों आसपास बने हुए थे। इसका अर्थ यह था कि समाज में अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। इसी वजह से उनके मकान आसपास बने हुए थे, यानी समाज जो था वो भेदभाव रहित था। तो दूसरी विशेषता दोस्तों यही है, समाज कई वर्गों में विभाजित था, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। इसके साथ साथ अमीर और गरीब में कोई भी भेदभाव हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं पाया जाता था। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इस हड़प्पा सभ्यता की आती है कि ये जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे ये मांसाहार और शाकाहार दोनों ही रहते थे, यानी इनका जो भोजन था वो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भोजन भी था। दोस्तों शाकाहार में ये लोग क्या खाते थे, मैंने भी आपको बताया कृषि प्रमुख विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। तो गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों, ये इनके भोजन का प्रमुख अंग थी शाकाहार में। और दोस्तों मांसाहार में ये बकरी, मुर्गा, कुत्ते का जो मांस था वो मांसाहार में हड़प्पा सभ्यता के लोग पसंद करते थे। दोस्तों इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेल प्रेमी भी थे। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख खेल था वो पासे का खेल था। संपूर्ण हड़प्पाई स्थल से हम लोगों को पासे प्राप्त हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेल प्रेमी थे और पासा उन लोगों का प्रमुख खेल था। हड़प्पाई लोग खेल प्रेमी थे और पासा प्रमुख खेल था। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की समाज जो था उसकी कुछ विशेषताएं थी। और एग्जाम में अगर मेंस में पूछा जाता है कि सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए तो आप इन पॉइंट्स को बना करके वहां पर आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था। दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और यदि आज देखें तो आज ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा, क्योंकि कई सारे हड़प्पाई स्थल हमको अभी भी प्राप्त हुए हैं।
अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा की सभ्यता आकार में बहुत बड़ी थी। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम नगरों को देखें तो ज्यादातर जो नगर हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उनका नगर विन्यास भी लगभग एक जैसा है। तो इस आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि इतनी बड़ी जो सभ्यता है वो बिना किसी केंद्रीय शक्ति के विकसित नहीं हो सकती। यानी हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति अवश्य रही होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता से हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता जो वहां के किसी शासक वर्ग की हमको जानकारी प्राप्त होती हो। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से अभी तक कोई भी हम लोगों को हथियार की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी जितने भी हड़प्पा स्थल हम लोगों ने आज उनकी खुदाई की है वहां से हमें किसी भी प्रकार का कोई हथियार प्राप्त नहीं हुआ है जिससे हमें पता चल सके कि शासक वर्ग की स्थिति वहां क्या थी। दोस्तों इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता से हमें कोई हथियार प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नेतृत्व था वो किसी योद्धा वर्ग के हाथ में ना होकर वणिक वर्ग के हाथों में था जो व्यापार के द्वारा सभ्यता का विकास करना जानता था। दोस्तों यह दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक राजनीतिक जीवन पर हड़प्पा सभ्यता से ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं जो उस पर प्रकाश पड़ता हो। लेकिन इतिहासकारों का अनुमान यही है कि बिना किसी केंद्रीय शक्ति के इतनी बड़ी सभ्यता का विकास होना संभव नहीं है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का जो नेतृत्व था वो किसी बड़े वर्ग के हाथों में था जो व्यापार के द्वारा इस सभ्यता का विकास करता। तो दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम के लिए जो पहली यूनिट आती है 40 मार्क्स की वो हड़प्पा सभ्यता से ही लगभग आ जाती है पेपर के अंदर। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। मेंस के हिसाब से आप आंसर लिखने का प्रयास करें। पॉइंट में इसीलिए आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि आप वहां पॉइंट बना करके आंसर लिख सकें। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था।